हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक टॉप लेवल गवर्नमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। नाबार्ड ने डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इसका लास्ट डेट आज है यानी कि 3 फरवरी। डेवलपमेंट असिस्टेंट का काम क्या होता है? तो बेसिकली ये क्लेरिकल लेवल बैंकिंग पोस्ट होती है जिसमें ऑफिस वर्क है, डेटा हैंडलिंग है, रिपोर्ट्स और कोऑर्डिनेशन जैसे काम होते हैं। पोस्टिंग आपकी इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी और आप अप्लाई इसमें कैसे करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में मैं जो भी बातें करूँगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करूँगी। मैं यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी साइट का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं उनके कंटेंट को नहीं उठाती हूँ, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन को नहीं लेती हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। बी इट ऐज की बात हो गई या फिर तो एलिजिबिलिटी की बात हो जाती है, तो उसके साथ मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आईबीपीएस, ये रहा आईबीपीएस। अगर हम इनके ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, होल्ड ऑन, ये हमारा आईबीपीएस का साइट हमारे पास ओपन होकर के आ गया है। आईबीपीएस का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। जितनी भी मेजर बैंक्स वगैरह होती हैं, उनका रिक्रूटमेंट हमें आईबीपीएस के थ्रू ही देखने को मिलता है, एक्सेप्ट एसबीआई। अ, ये रहा नीचे। आप जैसे ही नीचे आएँगे अदर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स ऊपर की तरफ आपको कुछ दिखेंगे ये रीसेंट अपडेट्स में, जिसके ऊपर आपको स्कोर कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है। व्यू ऑल पे जाएँगे हम और उसके बाद आपको यहाँ पे सारी की सारी मिल जाएँगी कि आपके अभी और कौन-कौन से आपके अभी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। तो हम नाबार्ड के ऊपर आएँगे। एक तो आप इनके यहाँ पे आप टैप करके यहाँ डायरेक्टली आ सकते हैं और अगर नहीं भी है, तो आपको ऊपर ही आपको फेस पे ही दिख जाएगा। आप जैसे ही नीचे आते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट या फिर तो हिंदी डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर हिंदी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका 17 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, राइट? इसे हम ओपन करेंगे यहाँ से। तो आपको ये यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आपका ये पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट है, डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर हिंदी है। रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन शुरू हुआ था 17 जनवरी से, आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होगा 3 फरवरी को। लास्ट डेट आपका प्रिंट करने का है 18 फरवरी और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है वो 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक आप कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप किसी भी आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो और अगर आप टाइम टू टाइम आपको जानना होता है कि कौन से बैंक की रिक्रूटमेंट अभी चल रही है, किसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, तो आप रेगुलरली आप आईबीपीएस के वेबसाइट को आप चेक करते रह सकते हो। वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है बैंकिंग के कौन-कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको नाबार्ड के जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, जिसके अंदर उन्होंने डिटेल में बात करी है कि कितनी वैकेंसी है, क्या प्रोसेस होगा, क्या एज रिलैक्सेशन है, इसके अलावा क्या-क्या सेंटर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम चलेंगे नाबार्ड के साइट पे। हमने ओपन कर लिया है नाबार्ड का ये वेबसाइट, ओके, साइट अंडर मेंटेनेंस, ठीक है। नीचे आएँगे हम, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ही आप साइट के नीचे आते हैं, तो इसे देखकर घबराना नहीं है। नीचे आएँगे हम, जैसे ही आपका साइट ओपन होगा, आप नीचे की तरफ आएँगे, आप एक तो यहाँ पे करियर नोटिसेस पे भी जा सकते हैं, यहाँ से भी और नीचे से भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 22 जनवरी को आया था, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट या फिर तो डेवलपमेंट असिस्टेंट इन हिंदी इन ग्रुप बी 2026 और ये पूरा एडवर्टाइज़मेंट आपको इन डिटेल में दी गई है। हम इसे ओपन करते हैं। ये हमने ओपन किया है तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ हमें दिख गया। ये हमें 44 पेजेज़ का है तो डोंट वरी, तो घबराना नहीं है 44 पेजेज़ को देख कर के। अभी मैं तुरंत आपको 44 ये जो पेजेज़ हैं इसको मैं सिम्प्लीफाई करके बता दूँगी कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट है। राइट? तो इसको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेते हैं। गिव मी अ सेकंड। ये है हमारा पूरा पीडीएफ जिसके ऊपर आपको ये देखने को मिल रहा है नाबार्ड का पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ है दैट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है और किसकी पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है तो डेवलपमेंट असिस्टेंट या फिर तो डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर हिंदी पीपल, राइट। अगर हम नीचे चलते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, तो पहला तो ये है कि आपके लिए एलिजिबल इंडियन सिटीज़न्स के लिए निकाला गया है फॉर द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट या फिर तो हिंदी डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट दी गई है इंपॉर्टेंट 17 जनवरी 2026 से लेकर के 3 फरवरी 2026 तक का। उसके बाद है हमारे पास उसके बाद हम नीचे आएँगे। नीचे जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं, एक तो हमें ऑलरेडी पता है कि रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या-क्या हैं, 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक हमारा रजिस्ट्रेशन डेट था।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है कि आपका जो फेज़ 1 है यानी कि प्रीलिम्स का पेपर आपका जो होगा वो 21 फरवरी 2026 को होगा। 21 फरवरी 2026 को आपका नाबार्ड का पेपर होने जा रहा है डेवलपमेंट असिस्टेंट का और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे 3 फरवरी आपका क्लोजिंग है, एप्लीकेशन क्लोज़ होगा, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचता है, आपके पास आपके हाथ में 20 दिन भी नहीं होगा, राइट? 21 फरवरी के आपके पेपर के बाद आपका फेज़ 2 होगा यानी कि मेंस का पेपर जो आपका होगा वो 12 फरवरी 2026 को लिया जाएगा। जो बच्चे प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाएँगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे, वो फिर मेंस का पेपर देंगे 12 अप्रैल को। और आप देखेंगे दोनों के बीच में ज़्यादा ज़्यादा गैप नहीं होता है। बैंकिंग में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ज़्यादा गैप नहीं लेते हैं 2 एग्ज़ाम करवाने में। यानी कि फेजेज़ का जो पेपर होता है, वो जल्दी-जल्दी करके अपना रिज़ल्ट दे करके खत्म कर देते हैं, निपटा देते हैं। नीचे हम आएँगे तो नीचे हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ दी हुई है और रिज़र्वेशंस के बारे में बताई गई है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, कौन से ये जो है आपके ये सारे रीजनल ऑफिसेज़ हैं, इसमें आपको कुछ हेड ऑफिस भी मिलेगा यानी कि मुंबई में आपको देखने को मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे हैशटैग्स वगैरह जो आपको दिख रहा है ये सारे विदिन स्टेट्स वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं क्या-क्या है। बेसिकली आप जिस भी स्टेट से आप जिस भी रीजनल ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या उसमें देखेंगे आपके सीट्स कितने हैं और उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और एल्स अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे अपने ही रीजन से करना है, अपने ही स्टेट से करना है, तो भी आप उसके अकॉर्डिंग आप इसमें भर सकते हैं। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 1 वैकेंसी है इसके अंदर, वो भी आपको यूआर में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में 7 है, 5 वैकेंसीज़ यूआर के हैं, बाकी 1 एससी के हैं और 1 ओबीसी के हैं। इस तरीके से आप देख लेंगे। असम में टोटल 5 वैकेंसी है, बिहार में 1 है, छत्तीसगढ़ 5, गोवा 1, गुजरात 9, हरियाणा 3, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू एंड कश्मीर 3, झारखंड 1, कर्नाटका 7, केरल 3, लद्दाख 2, मध्य प्रदेश 10, अच्छा वैकेंसी है ये 10 हो गया। एक गुजरात में भी 9 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है। आप इन जगह पे आप इसमें आप फ़िल कर सकते हैं। बाकी 1, 2, 3 में अगर आपको लग रहा है आप इनफ कॉन्फिडेंट हैं कि आपको 1 सीट भी आप ले सकते हैं, तो बेशक आप उसमें भर सकते हैं क्योंकि ऑनेस्टली नंबर ऑफ वैकेंसीज़ काफ़ी कम है। कर्नाटका में 7 वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में दिस इज़ सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलेगा वो महाराष्ट्र में है, इंक्लूड हेड ऑफिस आपका जो मुंबई में है इसका, उसके लिए भी वैकेंसी ये लोग निकाले हैं। मणिपुर में 2 है, मेघालय 1, न्यू दिल्ली 3, ओडिशा 8, पंजाब 2, राजस्थान 5, तमिलनाडु 9, उत्तर प्रदेश 11 और वेस्ट बंगाल 8। 8 में भी ये जो 2 है ना, ये बैकलॉग वैकेंसी यानी कि ये इसमें से 2 हैं बेसिकली ये एससी वालों के लिए है। हाँ जी, ये एससी वालों के लिए है, उसमें भी आपका जो 1 होगा वो लास्ट ईयर का बैकलॉग वैकेंसी ये फिल कर रहे हैं। ओके, तो टोटल वैकेंसीज़ आपके पास 159 वैकेंसीज़ आपकी निकाली गई हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। इसी के साथ अगर हम हिंदी कैटेगरी को देखें कितनी वैकेंसीज़ आपकी आई हुई हैं हिंदी हिंदी डिपार्टमेंट के लिए, तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है, उसमें भी सिर्फ़ 1 है यानी कि टोटल 3 वैकेंसी है। तो अगर आप हिंदी से आ रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। नीचे कुछ वर्ड्स के मतलब बताए गए हैं कि हमने ये जो वर्ड्स यूज़ किए हैं इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, एक तो ये और दूसरा ये। पहला क्या है, तो आप सिर्फ़ एक ही स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, तो सिर्फ़ आप एक ही स्टेट में एक ही रीजनल ऑफ़िस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है, ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ये टोटली उनके हाथ में है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सिर्फ़ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई अप्लाई करेंगे, यानी कि जनरल रेगुलर डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए, या फिर तो आप डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर हिंदी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे। दोनों में से किसी एक में आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे कुछ रिज़र्वेशंस की बात की गई है। नीचे कुछ रिज़र्वेशंस की बात की गई है, अगर आप रिज़र्व्ड कैटेगरी से आते हैं, तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों को एक बार आप ज़रूर देख लेंगे। उसके अलावा हम सीधे आते हैं अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, कि क्या-क्या आपके पास डिग्रीज़ होने चाहिए, कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहला हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें हम ऐज देखेंगे। किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी ऐज उसके अंदर आती है या नहीं। तो आपका जो ऐज है वो 21 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स तक के हैं आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ऐज रिलैक्सेशन हमें अदर कैटेगरीज़ में भी देखने को मिलेंगी। अगर आप इसी कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं, तो आप उसमें रिलैक्सेशन ज़रूर देख कर के जाएँ। Candidates born not either earlier than 2nd of January 1991 and not later than 2005 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए 1 जनवरी 2005 के बाद के बॉर्न नहीं होने चाहिए और 2 जनवरी 1991 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए बेसिकली, ये आपसे कहा जा रहा है।
उसके बाद अगर हम अपर एज जो एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें मैक्सिमम एज आपका क्या होना चाहिए? एससी-एसटी आप आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है यानी कि अप टू 40 इयर्स। ओबीसी से आ रहे हैं आप तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अप टू 38 इयर्स। पीडब्ल्यूबीडी है तो 10 इयर्स का रिलैक्सेशन, जनरल वालों के लिए ओबीसी के लिए 13 इयर्स का और एससी-एसटी के लिए 15 इयर्स का। एक्स सर्विसमैन हैं आप तो टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म्ड फोर्स प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 इयर्स। और विडोज़ एंड डिवोर्स्ड वुमेन है, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हू आर नॉट रीमैरिड फॉर एससी-एसटी के लिए वो 5 साल यानी कि अप टू 40 इयर्स। इसके बाद ऐज के बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एलिजिबिलिटी का वो होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री उस तरीके की है या नहीं, कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं। डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है, किसी भी डिसिप्लिन में मिनिमम आपके 50% मार्क्स रहे हों और एससी-एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ पास क्लास यानी कि आप पास कर लिए हो ग्रेजुएशन, आप इनफ हो इसके लिए, एलिजिबल हो इसके लिए। इन एग्रीगेट और पोजेस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिक और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। और साथ में दूसरा ये है, पहला तो ये है कि आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, सेकंड ये कि आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग, पीसी के ऊपर आप वर्ड प्रोसेसिंग की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ये सबको आती है। बेसिकली आप बैंकिंग फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको पीसी के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। ये तो अभी हमने बात करी जनरल वालों के लिए, यानी कि रेगुलर डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश में या फिर तो हिंदी मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज़ अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स आप लेकर के आए हो। आपने अपने ग्रेजुएशन में, चाहे आपने इंग्लिश मीडियम से किया हो या फिर तो हिंदी मीडियम से किया है और उसमें आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों एज़ अ कंपल्सरी या फिर तो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और मिनिमम आपने 50% स्कोर करा है। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो तो उसके लिए आपको अगेन पास क्लास होना चाहिए यानी कि आप जस्ट पास हो गए हो, काफ़ी है। उसके अलावा या तो ये और दूसरा ये है कि बैचलर्स डिग्री है आपके पास विद हिंदी एंड इंग्लिश एज़ मेन सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 50% मार्क्स। बेसिकली यही है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ में इनके लिए भी यही एलिजिबल है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग की, पीसी के ऊपर आपको काम करने की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि आपके कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको सीजीपीए मिलता है, एसजीपीए मिलता है, ये कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो आपको ना परसेंटेज नहीं दिए होते हैं, सीजीपीए दिए होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तो डिफाइंड होते हैं कि इतना सीजीपीए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं सीजीपीए से लेकर के परसेंटेज में। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि जिन्होंने डिफाइन नहीं किया है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने डिफाइन कर दिया है तो आप उस अकॉर्डिंग आप परसेंटेज को कैलकुलेट करके आप वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में डाल देंगे। और अगर आपके सीजीपीए अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नहीं दिया हुआ है, मेंशन नहीं किया गया है, कोई डेफिनिशन नहीं दी गई है कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन डेफिनिशन नहीं दी गई है। उस अकॉर्डिंग ये नाबार्ड ने ये मेंशन करा हुआ है कि अगर जैसे कि आपके 6.75 हैं, तो आप इसको लिखेंगे 60% 6.25 है तो 55% हो जाएगा, 5.75 है तो 50% हो जाएगा, 5.25 है तो 45% हो जाएगा, बेसिकली इस तरीके से आपको चलना है। ये तो हो गई हमारी पूरी एलिजिबिलिटी की बात। अब हम आते हैं, हमारा सिलेक्शन किस तरीके से होगा, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन होने का। सबसे पहले इसमें 2 फेज़ में पेपर होगा आपका। डेवलपमेंट असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर के ऊपर आपको करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, राइट? इसमें आपको 3 सेक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, तीनों ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। एक तो आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी बेसिकली हम इसे क्वांट्स कहते हैं और टेस्ट ऑफ रीज़निंग ये रीज़निंग है। किसी भी बैंकिंग पेपर में ये 3 पेपर इम्पोर्टेंट होते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर होगा और रीज़निंग का पेपर होगा और साथ में कॉन्स होगा। ये 3 आपको आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। आप अगर आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आई विल हाइली सजेस्ट यू कि आप इसे रेगुलर बेसिस पे आप इसका स्पीड ड्रिल टेस्ट ज़रूर देते रहिए, ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही होगा बिकॉज़ इसमें ना टाइम माँगता है। सेक्शनल टाइमिंग होती है इसके अंदर। आपको इस जैसे कि आपको ड्यूरेशन दी हुई है 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन्स करने हैं, 40 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से आपको यानी कि और ये जो आपका जो डर है ना कि मैक्सिमम बच्चे जब शुरू करते हैं तो वहाँ पे उन्हें डर लग जाता है कि भई 20 मिनट में 40 क्वेश्चन्स कैसे किया जाए क्योंकि ये तो नए बच्चे इस चीज़ से डर जाते हैं, तो उनके लिए ही है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि स्पीड ड्रिल टेस्ट ज़रूर देते रहिए। रेगुलर बेसिस पे आपने 10 मिनट का लगा लिया, 30 मिनट्स का लगा लिया, 45 इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेगी, राइट?
तो ये 3 पेपर होंगे आपके। इंग्लिश में आपसे 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन्स करने हैं और वो 40 मार्क्स के होंगे। 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन्स करने हैं न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वांट्स के और ये 30 मार्क्स के होंगे। 20 मिनट में आपको 30 रीज़निंग के क्वेश्चन्स करने हैं 30 मार्क्स के। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे और 100 मार्क्स के होंगे ये और टोटल आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन्स करने हैं 100 मार्क्स के, सिंपल वर्ज़न में, राइट? अगर हम मेंस की बात करें, मेन एग्ज़ाम की बात करें, ये भी आपका ऑनलाइन मोड में होगा, अगेन ये सीबीटी मोड में होगा ये आपका पेपर। कितने होंगे, कितने सेक्शंस होंगे इसके अंदर? तो आपको 5 सेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से हैं? रीज़निंग हो गया, कॉन्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया जिसके अंदर आपको स्पेशल रेफ़रेंस टू एग्रीकल्चर जो आपको जनरल अवेयरनेस आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा और साथ में बैंकिंग होगा। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास और साथ में एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपको एस्से और प्रेज़ी राइटिंग लिखने को दिया जाएगा, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग। ये आपको पेन और कॉपी के ऊपर नहीं दिया जाएगा लिखने के लिए, ये आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होता है। कंप्यूटर पे टाइप करना होता है। ओके, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की अगर हम बात करें, तो 30 क्वेश्चन्स आपको 30 मिनट में 30 मार्क्स के करने हैं। फिर अगर हम क्वांट्स देखें तो 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन्स करने हैं क्वांट्स के, वो भी 30 मार्क्स का होगा। बेसिकली हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का है। चाहे वो प्रीलिम्स की बात कर लें हम या फिर तो हम मेंस की बात कर लें। 25 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन्स आपको करने हैं और 50 मार्क्स के होंगे जनरल अवेयरनेस। 20 मिनट में आपको 40 कंप्यूटर के क्वेश्चन्स करने हैं, 40 मार्क्स के। और आखिर में आपका ये राइटिंग यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, 30 मिनट, आधा घंटा मिलेगा आपको जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन्स दिए जाएँगे। एक होगा आपका एस्से, एक होगा आपका प्रेसी राइटिंग, एक होगा आपका या तो लेटर या फिर तो रिपोर्ट, इस तरीके से होगा। अच्छा हाँ, इसके ऊपर मैं एक और चीज़ आपके लिए कर सकती हूँ कि जो भी बच्चे इस पेपर को देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं ये ला सकती हूँ कि आप किस तरीके से ये एस्से राइटिंग कर सकते हैं, प्रेसी राइटिंग क्योंकि पता है देखने में बहुत आसान लग रहा है कि अरे यार बस लिखना ही तो है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप प्रेशराइज़ हो जाते हो ना, जब आप ये देखो 30-30 60 हो गए यहाँ से 1 घंटा और ये 45 मिनट्स। 1 ऑवर 45 मिनट्स जब आप बैठ के पेपर देते हो ना प्रेशर में, उसके बाद तुरंत आपका एक सेक्शन खुल जाता है कि लाओ भई अब इसे तुम लिखो, टाइप करो। तो वहाँ पे बच्चे का प्रेशर लेवल जो होता है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए मैं ये कर सकती हूँ कि किस तरीके से आप लिखेंगे किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्या अप्रोच लेकर के चलना है और ये भी नहीं है कि ये लोग पहले दे देंगे। ये आपको बता देंगे कि ये टॉपिक से आपका एस्से आएगा, ये टॉपिक से आपका प्रेस आएगा, किसी भी कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है। ऑब्वियसली मैं ये कह सकती हूँ जैसे ईसीजीसी के टाइम पे इस बार लास्ट ईयर तो एआई आया था। लास्ट ईयर एआई आया था। इस साल भी कुछ अच्छा-सा आया था। इस साल जीएसटी के ऊपर आया था, जीएसटी सिम्प्लिफिकेशन के ऊपर आया था। इस तरीके से आया था। तो बच्चे उसमें ऐसा हो जाता है कि पेपर दिया इन्होंने और उसके बाद अचानक से अब ये जीएसटी को आप एक्सपोर्ट से कैसे रिलेट करोगे? जीएसटी को आप एक्सपोर्ट से कैसे रिलेट करोगे या फिर तो एआई को आप एक्सपोर्ट से कैसे रिलेट करोगे? फाइनेंसिंग से कैसे रिलेट करोगे? तो ये रिलेट करने वाली जो बात होती है ना, लिखने की तो कोई भी लिख देगा। लेकिन आप कैसे रिलेट करोगे? आप पर्टिकुलर पेपर दे रहे हो, पर्टिकुलर जिस ऑर्गनाइज़ेशन के लिए आप पेपर दे रहे हो, उससे आपको थोड़ा तो रिलेट करना पड़ेगा ना, दैट आपको बताना पड़ेगा कि आपको उस ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में आपको पता है। यू नो इनफ अबाउट दैट ऑर्गनाइज़ेशन और आप किस तरीके से उसको रिलेट करोगे, राइट? तो मैं इसमें ये आपको बता सकती हूँ। मैं छोटे-छोटे सेक्शंस में वीडियोज़ ला सकती हूँ आपके लिए, जिसके अंदर मैं आपको बता दूँगी कि ऐसे राइटिंग हम कैसे करते हैं, प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, रिलेट कैसे करते हैं, आप उसको फ्रेम किस तरीके से करेंगे और आप टाइप कैसे करेंगे, क्या रहेगा? जैसे जब मैंने पेपर दिया था, तो उस टाइम पे जब मुझे डिस्क्रिप्टिव लिखना होता था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी, मुझे आदत थी कैप्स लॉक मुझे जब भी कोई लेटर लिखना होता था कैपिटल में, तो मैं कैप्स लॉक ऑन करके करती थी। लेकिन जब वहाँ पे मैंने पेपर दिया, तो वहाँ पे मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि आप कैप्स लॉक ऑन नहीं कर सकते हो, आपको शिफ्ट प्रेस करके आपको करना है, राइट? तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है पेपर के लिए, तो आपको वो देखना पड़ेगा। और ये जो आपको 3 क्वेश्चन्स मिलेंगे, ये 50 मार्क्स के होंगे ये सारे के सारे। तो इससे आपको टोटल 200 मार्क्स के आपको पेपर देने होंगे और 135 मिनट्स मिलेंगे। 135 मिनट्स कितने होते हैं? यानी कि 2 ऑवर हो गए इधर से, 2 ऑवर 15 मिनट्स। 2 ऑवर 15 मिनट्स आपको मिलते हैं। सोच के देखो ये 2 घंटा 15 मिनट आप बैठोगे कहीं पर्टिकुलर जगह पर एक प्रेशराइज़्ड माहौल में, उस एनवायरनमेंट में बैठ कर के आप बैठे हो, पेपर दे रहे हो और आपको सोचना भी है कि आप अब क्या टाइप करोगे, किस तरीके से फ्रेम करोगे। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होती है स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, तो ये तो हमारी अभी हमने बात करा जनरल असिस्टेंट डेवलपमेंट असिस्टेंट की बात करी हमने बेसिकली जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर हिंदी ऑफिसर्स के लिए। जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से होंगे, उनके लिए पेपर किस तरीके से होगा?
तो आपका अगेन पेपर 2 फेज़ में होगा, प्रीलिम्स और मेंस, और दोनों ही आपके ऑनलाइन मोड में होंगे, दैट इज़ सीबीटी मोड में होंगे आपके पेपर। और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ये आपके 3 सेक्शंस में आपके पेपर होंगे। अगेन टाइम ड्यूरेशन होगा, सेक्शनल टाइमिंग होगी, एक पर्टिकुलर टाइम मिलेगा आपको, उस स्लॉट में आपको पूरा सेक्शन खत्म करना होता है। क्या 3 सेक्शंस हैं? इंग्लिश होना चाहिए आपके पास, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा, 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगेन हर क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स फॉर ईच है, 40 मार्क्स का होगा और 20 मिनट में आपको ये करके देना है। सेकंड सेक्शन आपका होगा टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, हिंदी या फिर तो इंग्लिश। उसमें आपके 30 क्वेश्चन्स होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट में करके देने हैं। और थर्ड आपके रीज़निंग आपसे पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का और 20 मिनट आपको करके करके देना है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन्स होंगे 100 मार्क्स के, और 60 मिनट यानी कि 1 आवर में आपको ये खत्म करके देना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है इसमें ना इन बच्चों के लिए मैथ्स नहीं है, क्वांट्स नहीं है, लेकिन हाँ, रीज़निंग है, और इसको ना अंडर एस्टिमेट मत करना। रीज़निंग की अच्छे लेवल की आती है रीज़निंग, किसी भी बैंकिंग पेपर को आप उठा कर के देखोगे, तो उसमें आपको रीज़निंग अच्छी-खासी देखने को मिलेगी। तो अगेन मैं इनके लिए यही बोलूँगी, स्पीड ड्रिल करना, जितना हो सके मॉक दो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। सिर्फ़ प्रैक्टिस ही है जो आपको बचा सकती है, जो आपका नैया पार लगा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे मेंस की। मेन एग्ज़ाम की हम बात करेंगे, ये भी आपका ऑनलाइन है, यानी कि सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। इसमें आप टोटल आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, और अगेन इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपके पास सेक्शनल टाइमिंग का यहाँ पे थोड़ा प्रोविज़न देखने को मिलेगा। पहला आपके पास रीज़निंग है, रीज़निंग आपसे 20 क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, 20 मार्क्स के, 25 मिनट में आपको रीज़निंग करके देना है। हिंदी और इंग्लिश का प्रोफेशनल नॉलेज आपसे टेस्ट किया जाएगा, पूछा जाएगा, क्वेश्चन्स होंगे उसमें 50 क्वेश्चन्स होंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट में करके देना है। जनरल अवेयरनेस पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और बैंकिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन्स होंगे। 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन्स होंगे 25 मिनट में करके देने हैं। फोर्थ हमारे पास है कंप्यूटर नॉलेज, ऑब्वियसली आप बैंकिंग में जा रहे हो, उस फील्ड में आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, तो 40 क्वेश्चन्स 40 मार्क्स के 20 मिनट में आपको करके देने हैं। और आखिरी अगेन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसके अंदर आपको एसे, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग सेम होगा आपके। 3 क्वेश्चन्स आपको करने को दिए जाएँगे, 50 मार्क्स के होंगे, और ड्यूरेशन आपका 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में आपको करके देना है, और सेम 135 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स 15 मिनट का टाइम पीरियड होगा। इसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट करके देना है 200 क्वेश्चन्स का, राइट? इसके लिए अगेन मैं बार-बार बोलूँगी कि आप रोज़ ना सही, लेकिन अभी आपके पास 20 दिन भी नहीं बचे हैं, तो आप इसके लिए आप या तो अगर आपकी अ, लिखने की अच्छी आदत है, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तब तो फिर आप ठीक है, आप वीकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपकी राइटिंग स्किल्स नहीं अच्छी है, काफ़ी टाइम हो गया है आपको लिखे हुए, तो आप उस केस में आप हर 2-2 दिन में 2 डेज़ के गैप ले लें, 3 डेज़ का गैप ले लें और राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएँ। उसके बाद है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपको दोनों पोस्ट के लिए आपको दिया गया है कि आपके पास इनफ लैंग्वेज की आपके पास आप इतना अच्छे से बोल पाते हैं या नहीं, समझ पाते हैं या नहीं, उसका टेस्ट होगा बेसिकली। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि देखा जाएगा कि 10th और 12th में आपके पास लैंग्वेज था या नहीं था, ठीक है? ये एक आपका पार्ट होगा कि आपके पास स्पेसिफाइड लैंग्वेज है या नहीं उस सब्जेक्ट का। तो उसके लिए आपसे 10th और 12th का आपसे मार्कशीट लिया जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपने 10th और 12th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और दूसरा दूसरा ये कि जिस भी आप रीजनल ऑफ़िस के लिए आप अप्लाई किए हो, लेट्स से आपने महाराष्ट्र के लिए किया हुआ है। महाराष्ट्र में आपका ऑफ़िशियल लैंग्वेज आपका जो होता है वो मराठी होता है, राइट? तो आपको मराठी आनी चाहिए। आप किसी रीजन में जाकर के, आप किसी रूरल एरिया में जाकर के आप काम करने वाले हो, तो वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर आपके पास सबसे पहले तो अगर आपके पास मराठी नहीं है 10th और 12th में, तो ये लोग आपके रीजनल ऑफ़िस में मेंस एग्ज़ाम के सिलेक्शन के बाद आपको बुलाएँगे, और वहाँ पे आपसे ये टेस्ट लेंगे टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। तो और अगर आप उसमें प्रोफिशिएंट नहीं होते हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट? तो हाँ, ये मैं बोलूँगी, अगर आप हिंदी भाषी हो, हिंदी लैंग्वेज आप प्रेफ़र कर रहे हो, तो आप डोंट गो फॉर महाराष्ट्र, आप फिर हिंदी स्टेट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, ये रहा ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका नेगेटिव मार्किंग की बात करता है, दैट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, और 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज़ पेनल्टी फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। इसके अलावा आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो स्टेट वाइज़ मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो नॉन रिफंडेबल यानी कि आपको वापस नहीं मिलने वाला है, ये वो अपने पास ही रखेंगे। तो एप्लीकेशन फ़ी में आपका अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी है, तो आपका एप्लीकेशन फ़ी निल होगा। इंटीमेशन चार्जेस आपसे ₹100 लिया जाएगा, यानी कि टोटल आपको ₹100 देने हैं। और बाकी जनरल कैटेगरीज़ के लिए
450 अच्छा जनरल और फिर तो साथ में ओबीसी भी। इनके लिए 450 एप्लीकेशन फ़ी है और ₹100 इनका इंटीमेशन चार्जेज़ होगा, यानी कि टोटल आपको ₹550 आपको इनको पे करना है। और अगर स्टाफ़ है, स्टाफ़ यानी कि ये अपने स्टाफ़ की बात कर रहे हैं, नाबार्ड एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेज़ या फिर तो जो भी होगा ये रीइम्बर्स हो सकता है, ये बता रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये वाला नहीं है, ये 2 ही है। ओके। उसके अलावा पे स्केल की अगर हम बात करें तो पे स्केल आपका बेसिक पे जो होगा वो 23,100 पर मंथ है। और अगर और इसमें और क्या-क्या है, डीए है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और सीसीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। और एट प्रेज़ेंट ये बता रहे हैं कि मंथली ग्रॉस जो आपको सैलरी मिलती है बी इट डेवलपमेंट असिस्टेंट हो गया या फिर तो फॉर हिंदी डिपार्टमेंट वालों के लिए जो टोटल आ रही है वो 46,500 है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आप चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के ऊपर आते हैं, तो कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आईबीपीएस अभी मैंने दिखाया था कैसे आप जाओगे। आईबीपीएस के ऊपर आप चले जाना, आईबीपीएस के साइट पे जाना और वहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ करियर ऑप्शंस में तो आपको नाबार्ड का दिख जाएगा विंडो और आप वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें उसमें मेंशन की हुई हैं, जैसे कि आपके फ़ोटोज़ और सिग्नेचर के ऊपर क्या है, लाइव फ़ोटो आपको कैसे कैप्चर करना है, ये सारी चीज़ें हैं। वो यहाँ पे भी आपको मेंशन की हुई रहेंगी। पहला तो ये देखो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी और फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड, इस तरीके से होगा। तो आपको फोटोग्राफ जो है आपकी वो 4.5 ये आपका डायमेंशन है और सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से करना है, ब्लैक पेन से करना है। उसके बाद हम लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की अगर हम बात करें तो व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या फिर तो ब्लू इंक से आपको करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक से यानी कि ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करेंगे। सिग्नेचर आप कैपिटल लेटर्स में नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दे रहे हैं तो स्कैन्ड अच्छे से आप करेंगे, स्कैन अच्छे से करेंगे आप, स्मज नहीं होना चाहिए वो। हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो भी अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, समझ में आए, देख देख करके लगे कि हाँ, किसी ने लिखा हुआ है, राइट? इसके अलावा नीचे आपको ना ये देखो आप, नीचे आपको लैंग्वेज दिया हुआ है पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जैसे अंडमान एंड निकोबार से हो तो ऑफिशियल लैंग्वेज उनका इंग्लिश और हिंदी है। आंध्र प्रदेश से हो तो तेलुगु आना चाहिए, असम से आप अप्लाई कर रहे हो तो असमीज़ आना चाहिए, बिहार से अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी आना चाहिए। इस तरीके से आप ज़रूर देख कर के जाएँगे कि इन केस अगर आप बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि उन्होंने देख लिया कि हाँ भई लेट्स से मुंबई में हाँ, मुंबई में सबसे ज़्यादा पोस्ट है ना, मुंबई में कितने हैं 40 पोस्ट हैं आई गेस 40 है 40 समथिंग पोस्ट है मुंबई में। तो उन्हें लग रहा है कि अच्छा 40 पोस्ट है ना, हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो लेट्स से महाराष्ट्र में आपका ऑफ़िशियल लैंग्वेज मराठी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आप फर्स्ट आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपके पास मराठी लैंग्वेज नहीं है तो। यानी कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको आना चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए, आप बोल पाते हो, राइट? तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश से आ रहे हो, हिंदी भाषी स्टेट से आ रहे हो, तो आप ज़रूर चेक करेंगे कि कौन-कौन से जगह पे हिंदी है या फिर तो इंग्लिश है और अगर आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं तब तो वेल एंड गुड है। जहाँ-जहाँ पे इंग्लिश आप देख रहे हैं, वहाँ-वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर हो गया अंडमान निकोबार हो गया, ये सब जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा कौन-कौन से सिटी में आप अपना प्रीलिम्स का पेपर दे सकते हैं, वो नीचे दिया हुआ है। ये आप ज़रूर देख लेंगे। वैसे तो जब आप फॉर्म फिल करने के लिए जाएँगे तो वहाँ पे भी आपसे पूछेंगे कि आप कौन से रीजनल ऑफ़िस के लिए अप्लाई कर रहे हो और कहाँ पे और उस रीजनल ऑफ़िस यानी कि लेट्स से आपने यूपी का भरा हुआ है, यूपी रीजनल ऑफ़िस आपने चूज़ किया तो यूपी के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आप प्रीलिम्स का पेपर इन सिटीज़ से ही आप दे सकते हो, राइट? तो ये था हमारा पूरा नाबार्ड का जितना भी किस तरीके से एप्लीकेशन होगा, कौन-कौन सी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कौन-कौन से रीजन से, कौन-कौन से स्टेट से कितनी वैकेंसीज़ आई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी हैं। तो आज है 3 फरवरी, लास्ट डेट आज का ही है। अगर अब तक आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है, तो ये चांस मिस नहीं करना है आपने। आप प्लीज़ अभी जाकर के आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं तो। शाम का या फिर तो रात तक का वेट ना करें क्योंकि फिर सर्वर इश्यूज़ हो जाते हैं, इनका साइट डाउन हो जाता है, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। वीडियो को सेव करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और अभी अप्लाई करें। और साथ ही में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर डेली गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स एंड एग्ज़ाम गाइडेंस। थैंक यू।